फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मई 2023 के इम्पोर्टेंट न्यूज़। सो वन ऑफ द न्यूज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन टेरिटोरियल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SDG। इसके अंदर 17 गोल्स होते हैं। तो इसके हम भोपाल ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. Okay, the next news which is very important, that is global golden race, that also we are going to see. Abhilash Tomy, he has become the first Indian to complete the global golden race, and his other achievements that also we are going to see. And then on the following page we will again have a revision on EU price oil cap, and now there is a report which says that countries like India and China, they are importing the crude oil from Russia, and then they are refining it, and then they are sending it to European Union by effectively circumventing the EU oil price cap of $60 per barrel. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा फॉरेन पेज के ऊपर देखेंगे. So let's start the news. So the first important news which is coming is Hindenburg Adani case, expert panel clears SEBI. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं बेसिकली. एक तो ये हिंडनबर्ग अडानी केस क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद ये एक्सपर्ट पैनल और ये सेबी, ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है. ठीक है, तो इफ़ यू विल सी द इशू, व्हाट इज़ द इशू. देखिए यहाँ पे है, 2 मंथ का इन्वेस्टिगेशन किया गया बाय अ कमिटी विच वाज हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड अभय मनोहर सापरे. दिस कमिटी इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इस कमिटी को एस्टेब्लिश किया था. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे इस रिपोर्ट ने सेबी को क्लियर किया है. ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि सेबी हैड ड्रॉन अ ब्लैंक इन इट्स प्रोब इनटू द ओनरशिप ऑफ ओपेक स्ट्रक्चर्स ऑफ 13 ओवरसीज एंटिटीज. तो यहाँ पे 13 ऐसे एंटिटीज हैं विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट दे आर इन्वेस्टिंग इन अडानी ग्रुप. तो यहाँ पे ये देखना है कि वेदर दे ब्रीच द इंडियन लॉज रिलेटेड टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूल्स 2014 विच वॉज अमेंडेड इन 2018. उसके बाद जो ये इशू है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक जो इम्पोर्टेंट इशू रेज किया था अपने रिपोर्ट में, जब वो अडानी ग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में कहा था दैट देयर आर अराउंड 6000 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड कमिटी सेज सेबी इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स इंडिया में, अब इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है. ठीक, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये कौन सी कंपनीज कर रही हैं. ठीक है, इज दिस कंपनीज रिलेटेड टू दिस पेरेंट कंपनी, सो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इसको देखना है. द नेक्स्ट वॉज प्राइस मैनिपुलेशन. प्राइस मैनिपुलेशन में क्या था, दैट जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो मैनिपुलेट किए जाते हैं. Fine. So these are some of the allegations made by Hindenburg on Adani Group. तो उसके बाद सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को. फिर एक्सपर्ट पैनल बैठी थी अंडर अभय मनोहर सापरे, द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया है. तो यहाँ पे हम जो है वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इफ यू विल सी द फैक्चुअल पॉइंट विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज, पहला, a 6-member expert committee constituted by Supreme Court in Hindenburg Adani allegations, headed by former Supreme Court Judge A.M. Sapre, has said the Securities and Exchange Board of India has drawn blank and is in a chicken and egg situation in its investigation into the ownership of 13 overseas entities, including 12 foreign portfolio investors. ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में जो है दो चीज़ें आप देखिए अक्सर पढ़ते होंगे, एक होता है FDI, एक होता है FPI. ठीक है, FDI एंड FPI. FPI मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रही है, जो शेयर्स खरीदने में होती है. ठीक है, FDI क्या होता है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कुछ चीज क्रिएट करने में. ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री विच डायरेक्टली क्रिएट्स जॉब्स. फाइन. और जो FPI इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स ऑफ द इंडियन कंपनीज. तो इसमें से अगर FDI वर्सेस FPI आप देखेंगे तो FPI इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू FDI. ओके, उसके बाद द रिपोर्ट कहता है जो सबमिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि सेबी ने
42 कॉन्ट्रीब्यूटरीज को आइडेंटिफाई किया है। ओके, 42 कॉन्ट्रीब्यूटरीज टू द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ द 13 ओवरसीज एंटिटीज जिनकी ये बात हो रही है रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। देन द नेक्स्ट इज कि ये जो है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेबी को जो है वो टाइम मिला हुआ है, अगस्त तक अब टाइम इसको एक्सटेंड किया गया है इसी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो इशू है दैट इज दी ओनरशिप, दैट देयर आर ओपेक स्ट्रक्चर्स बिकॉज द चेन ऑफ ओनरशिप ऑफ द 13 एंटिटीज वाज नॉट क्लियर। बोलते हैं कि यहाँ पे जो डाउट है वो यही डाउट है कि ये जो फॉरेन एंटिटीज हैं 13 कंपनी, इनकी जो ओनरशिप है वो क्लियर नहीं है कि हु इज द ओनर। दैट इज वन ऑफ द इशू विच सेबी हैज टू इन्वेस्टिगेट नाउ। अब ये हुआ कैसे, ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार हम थोड़ा सा नेशनल पेज पे चलते हैं। अब नेशनल पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एफपीआई रेगुलेशन है 2014 का विच वाज अमेंडेड इन 2018। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। अब चेंज क्या हुआ कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं अब उन्हें क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, ओनली द बेनिफिशियल ओनर एंड नॉट द लास्ट नेचुरल पर्सन अबव एवरी पर्सन हु इज ओनिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द एफपीआई। इसका मतलब कि एफपीआई आ रहा है किसी एंटिटी से इन्वेस्ट किया तो इसका बेनिफिशियरी कौन है, फ़ायदा किसको होने वाला है, सिर्फ इसी का नाम डिस्क्लोज करना है। बाकी ये एफपीआई की ओनरशिप क्या है, ओके, कितने लोगों का इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो डिक्लेयर नहीं करना है। सो दैट इज हैज बीन हाईलाइटेड। So it says that in 2018, the very provision dealing with the opaque structure and requiring an FPI to be able to disclose every ultimate natural person at the end of the chain of every owner of the economic interest was done away with. So this is important. ये एक amendment आया, ठीक है, 2018 में, कि जो नेचुरल पर्सन है एट द एंड ऑफ द चेन ऑफ एवरी ओनर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नॉट द इमीडिएट बेनिफिशियरी। ओके, और कितने लोग यहाँ पे फ़ायदा जिनको होने वाला है वो बताने की ज़रूरत अब नहीं है। सो दैट वाज डन अवे विद बाय द अमेंडमेंट इन 2018। द नेक्स्ट न्यूज़ अगेन कमिंग फ्रॉम इकोनॉमी, दैट इज आरबीआई टू पुल आउट ₹2000 नोट्स फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन। तो आरबीआई ने डिक्लेयर किया है दैट टू इट इज़ गोइंग टू विड्रॉ ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। ओके, जो ये पॉलिसी है दैट इज कॉल्ड एज क्लीन नोट पॉलिसी। बट यहाँ पे एक बात जो आरबीआई ने कही है कि हम इसको सर्कुलेशन से विड्रॉ तो कर रहे हैं, ठीक है, बट इट विल कंटिन्यू टू बी द लीगल टेंडर, राइट। तो ये एक सिमिलर विड्रॉवल हुआ था ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन विच वॉज डन इन 2013-14। मतलब क्या होता है कि सर्कुलेशन से हटा देंगे बट लीगल टेंडर रहेगा, उसको निरस्त नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बोली है सेंट्रल बैंक ने जो नेक्स्ट पेज पे आप पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ नोट्स वो सितंबर 30 तक है और एक टाइम में 20,000 तक की एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेंटर रिवर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गिव्स एलजी फाइनल से ऑन ब्यूरोक्रेट्स। तो आप जानते हैं कि मई 11 तारीख के आसपास एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को उस जजमेंट ने कहा था कि दे विल कंट्रोल दी सिविल सर्विसेज। अब यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस लाया है वेयर इट डेजिग्नेट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली विद अ फाइनल से ऑन पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेट्स सर्विंग द दिल्ली गवर्नमेंट। इट मीन्स बाय पासिंग द जजमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इट दिस ordinance it reverses the Supreme Court order which said that it is the Delhi government which will have the control over bureaucracy. नाउ इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को अमेंड करने के लिए ये ऑर्डिनेंस है। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या होगा, इट विल एस्टेब्लिश नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी विच विल बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विद द चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली एज इट्स 2 मेंबर्स। ओके, तो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। देन ऑल मैटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी shall be decided by majority of votes of members present and voting, reads the ordinance। ठीक है, तो एक बोर्ड मतलब एक अथॉरिटी बना दी गई है जिस विल लुक इनटू द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन दिल्ली विच इज टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड द चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी विल बी द अदर 2 members। Let's take one news from the state, that is how Gujarat is working to become India's green hydrogen hub।
तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन समझिए क्या होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इट इज द हाइड्रोजन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम स्प्लिटिंग द वाटर बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सो द हाइड्रोजन जो है कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि आप वो केमिस्ट्री में रिएक्शन जानते ही होंगे, दैट वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So what type of energy we are using? So if we are using renewable energy, okay, then we call it as green hydrogen. So यहाँ पे national green hydrogen policy भी है, which seeks to make India an export hub and a leader in the production and export of green hydrogen. So here if you will see that Gujarat is working to become India's green hydrogen hub. Okay, now how it will help India? सो सी, इंडिया का एक टारगेट है दैट इज बिकमिंग नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070. सो इट विल हेल्प इन मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी, राइट। देन लेट्स सी, ये पैराग्राफ देखिए हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सी, अंडर द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, India has set a target of becoming a net zero emission country by 2070. At the same time, country also aim to reduce its carbon emission by 45% by 2030 and 50% of the energy coming from renewable sources. इसमें एक और है, that is reducing the carbon emission by 1 billion ton. उसके बाद अब हम बजट में देखते हैं कि बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या क्या है। तो सेंटर हैज एलोकेटेड रुपीज 19,744 करोड़ फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें क्या है कि हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितने की होनी चाहिए, 5 मिलियन मैट्रिक टन की होनी चाहिए पर एनम। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन कितने का, 125 गीगावाट का बाय 2030। देन इट विल रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8 लाख करोड़ एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 6 लाख। ये सारे फिगर्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, विच हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट। अब हम आते हैं थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, कभी कभी मैच द कॉलम भी आ जाता है इसमें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ये 17 गोल्स हैं टोटल। कितने, 17। ये कब से कब तक के बीच में अचीव होना चाहिए, 2015 से 2030 के बीच में, ठीक है। अब ये 17 गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे, पहला गोल है एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा गोल क्या हुआ, एंडिंग हंगर, ठीक है। तीसरा गोल क्या हुआ, गुड हेल्थ या हेल्थ फॉर ऑल। चौथा गोल क्या हो गया, एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद पांचवा गोल क्या हो गया, जेंडर इक्वालिटी। छठा गोल क्या हो गया आपका, वाटर एंड सैनिटेशन। ये वाटर एंड सैनिटेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है तो सभी इंपॉर्टेंट, बट ये वाटर एंड सैनिटेशन का जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जल जीवन मिशन है, कैच द रेन है, अभियान है, वो सब तो इसमें ये पूछते रहते हैं। सातवां है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे गोल्स हैं, ठीक। आठवां आपका हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क। इसको आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ। नौवां क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें it aims to make the manufacturing sector have a contribution of 25% in GDP। तो इसमें आपका आ जाएगा इंडस्ट्री इनोवेशन। देन 10वां आपका आ जाएगा reduced inequalities। फिर 11वां आपका क्या आ जाएगा, 11वां और 12वां मीन्स 11th एंड 12th। सो यहाँ पे अब 11th में आपका आ जाएगा सस्टेनेबल सिटीज। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम भी है इसको लेके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक।
तो सस्टेनेबल सिटीज़। फिर आपका आ जाएगा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कैंपेन की बात हो रही है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, दैट इज़ लाइफ, ठीक है। ये इंडिया ने अनाउंस किया था COP26 में, तो ये इसमें आप कह सकते हैं कि इसका पार्ट है वो। फिर 13, 14, 15, 13, 14, 15, वेरी सिंपल, they are all related to environment. So you have climate action, then you have life below water, then you have life on land, ठीक। फिर 16वां और 17, ठीक। तो ये है पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और 18, 17वां जो होता है वो होता है कोऑपरेशन अमंग नेशंस to achieve these goals. So these are the 17 sustainable development goals which have to be achieved by 2030. So आप ये मेरे साथ लिख सकते हैं, मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ एक बार फिर से। पहला है एंडिंग पॉवर्टी, दूसरा है एंडिंग हंगर, तीसरा है हेल्थ फॉर ऑल, फोर्थ इज एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, देन सिक्स्थ इज वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ इज एनर्जी, देन एट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, देन यू हैव इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इसमें एक और आता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू हैव reduce inequalities, then 11th one is about the sustainable cities and habitat, then the next 12th one is responsible consumption pattern, then 13th one is about the sustainable habitat, and then you have the 14th one is responsible consumption pattern, that is 12th one, then 13th one is climate action, then 14th is life below water, then 15th is life on land, then 16th is peace, justice and institution, then 17th is cooperation among nations. Okay, so these are important 17 sustainable development goals. तो अब यहाँ पे भोपाल ने क्या किया हुआ है, तो भोपाल ने इसको लोकलाइज किया हुआ है। एक प्लान है भोपाल का, दैट इज कॉल्ड एज VLR और VNR, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू टू द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। सो VLR का मतलब क्या होता है कि जब हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज कर दें, ठीक है, दैट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो इंडिया दे हैव मेड कमेंडेबल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अडॉप्शन, लोकलाइजेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द SDGs। तो नीति आयोग ने एक इंडिया का सेकेंड VNR जो है वो बनाया हुआ है, और जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 65% ऑफ द 169 टारगेट्स, तो 17 गोल्स है इसके अंदर और 169 टारगेट्स है, तो इसमें हम लोगों को लोकल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी फॉर अचीविंग द गोल बाय 2030। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो भोपाल का जो VLR है, इसमें भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, UN हैबिटेट ने मिलकर इसको बनाया है, विच कवर्स ओवर 23 लोकल स्टेक होल्डर्स, एंड नाउ दे आर गोइंग टू फोकस on 56 developmental projects related to SDGs across 3 pillars। तो इन्होंने क्या किया है कि SDG को 3 उसमें बांट दिया है। जैसे पीपल से रिलेटेड कौन कौन सा SDG है, SDG 1, 3, 4, 5, प्लेनेट दैट इज SDG 6, 13, 15, देन प्रॉस्पेरिटी SDG 7, 8, 11। ऐसे उन्होंने इसको बांट दिया है और ऐसे प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जो इस SDG को अचीव करने में इनको हेल्प करे। The next is Supreme Court defers scientific survey on शिवलिंग at ज्ञान वापी मॉस्क। तो इसको बस एक ले लीजिए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि देयर शुड बी अ साइंटिफिक सर्वे ऑफ शिवलिंग फाउंड इन द ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो स्टे लगाया हुआ है। The next is SC back to its full strength of 34 as CGI administers oath to 2 new judges। तो अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है कितनी है, 34। सो यहाँ पे there was 2 retirement from the Supreme Court, and now the 2 more persons have been appointed as the Supreme Court judge। तो उसमें से जो 2 persons जो which have been appointed, one is Justice प्रशांत कुमार मिश्रा and Justice KV विश्वनाथन, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इसमें से जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं।
और केवी विश्वनाथन, इनका सीधा अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट बार से हुआ, इनका एलिवेशन सीधा सुप्रीम कोर्ट बार से हुआ है, राइट। सो इफ यू विल सी that Justice Viswanathan, he would be in line to be the 58th Chief Justice of India in August 2030, who will succeed Justice J.B. Padriwala as the top job. Now he is the ninth lawyer to be elevated directly to the Supreme Court bench. तो सुप्रीम कोर्ट बेंच से ये नाइन्थ लॉयर है, वो इज डायरेक्टली बीन एलिवेटेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बेंच। उसके बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ही हेल्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट इज, हमने कल पढ़ा था कि अर्जुन राम मेघवाल वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, he has been made the minister of state with independent charge as the of union law ministry, and he has succeeded Kiran Rijiju as the new law minister. So now Kiran Rijiju, he has took the charge as Minister of Earth Science. The next is arsenic poisoning. Arsenic poisoning. So arsenic poisoning में देखिए क्या है कि suppose you have a ground water which is contaminated with arsenic, ठीक है। So if you start extracting this water and you are irrigating the field, so अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यही फील्ड जो है, यही क्रॉप जो है वो फूड चेन में एंटर करेगा, ठीक है, and then there will be arsenic contamination and then it will also impact the human population. तो एक स्टडी है which says that the arsenic exposure can also lead to cognitive disability. Fine. So it says that it causes reduction in gray matter in the brain and the concentration in children and young adult. Now, what is the alternative for overcoming this arsenic poisoning? So one of the alternatives is to use piped water for irrigation. That is one of the alternative use. The next is Golden Globe race. Golden Globe race. So now see, if you will see that Abhilash Tomy, okay, now he has become the first Indian to complete the race. Okay, तो ये जो एक गोल्डन ग्लोब रेस होता है, ये एक रेस होता है जो एक याच पे पूरा चक्कर लगाना होता है, ठीक है। सो अर्थ का पूरा चक्कर लगाना होता है, तो दिस इज द गोल्डन ग्लोब रेस। नाउ अभिलाष टॉमी, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू he has undertaken solo non-stop circumnavigation of the globe without any modern technological aid. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल एड नहीं लगता है, फाइन। 2018 में भी इन्होंने ट्राई किया था इसको कंप्लीट करने के लिए, बट इनको थोड़ा सा स्पाइनल इंजरी हो गया और इनको वापस आना पड़ा। नाउ ही हैज बिकम द सेकंड एट द वर्ल्ड लेवल टू कंप्लीट दिस CGR इन 236 डेज, ठीक है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनका जो पोजीशन है इस बार वो सेकंड है। जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज साउथ अफ्रीकन सेलर क्रिस्टन न्यूस्कैफर, so he has taken the first stop, becoming the first woman to win the race. That is also important, that Kiran Newscaper, she has become the first Indian to complete the Golden Globe race. उसके बाद अभिलाष टॉमी है, he is the only Indian to complete solo non-stop circumnavigation of the globe in 2012-13 on board the Indian naval sailing vessel Mahadev. तो ये भी एक important है इनके लिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक तो he is the first Indian to complete the Golden Global race in 236 days. That is the first thing. Then the first woman to complete this is Kristen Newscaper from South Africa. Then Abhilash Tomy is also the only Indian to complete solo non-stop circumnavigation of the globe in 2012-13 on board the Indian naval sailing vessel Mahadev. Now coming to EU's top official wants more scrutiny on Indian products derived from Russian oil. सो यहाँ पे जो ये बात हो रही है वो circumventing the European Union price cap, circumventing the European Union price cap। अब यूरोपियन यूनियन ने रशियन क्रूड ऑयल पे प्राइस कैप लगाया हुआ है, कितना, $60 पर बैरल, $60 पर बैरल, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि देयर आर मैनी कंट्रीज like India and China, they are importing the crude oil from Russia. Now they are refining it and then they are selling it to countries in European Union also, ठीक है। So if you will see just
दैट यूरोपियन यूनियन का कहना है कि दैट वी डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस सो दैट द मनी फ्लोज टू रशिया विच इज डूइंग वॉर इन यूक्रेन। फाइन। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि $60 का एक प्राइस कैप तो लगाया हुआ था, ठीक है। अभी जो न्यूज़ आ रही है कि इसको सरकमवेंट किया जा रहा है, ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। So here they have raised the issue of Indian exports of refined products based on Russian oil. So it was not to criticize the Indian government, says the European Union. तो यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने कहा है दैट EU needs to first look at its own economic operators and look for solutions on that basis. If Indian refiners are selling, that is because European companies are buying. That he has said. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.